हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में तिरंगा सीरीज का अगला कॉमिक विशेषांक, फैशन किलर। संजय गुप्ता पेश करते हैं फैशन किलर। लेखक हनीफ अजहर, सहयोग विवेक मोहन, पेंसिलिंग दिलीप चौबे, इंकिंग अभिषेक मलसूनी, सुलेख व कलर सुनील पांडे, संपादक मनीष गुप्ता। इंडियन फैशन डिज़ाइनिंग इंस्टीट्यूट में तो तुम्हारा नाम तुर्रम खां है। जी हाँ। और तुम हमारे यहाँ एडमिशन लेना चाहते हो, और अगर मुझे आपके यहाँ दाखिला मिल गया तो मैं फ़ैशन डिज़ाइनिंग में वो कमाल कर दिखाऊंगा जो आज तक किसी ने नहीं किया, क्योंकि मेरी 7 पुश्तें यही करती आई हैं। मेरी पीढ़ी के कई लोगों ने मुग़ल राजा महाराजाओं और उनकी रानियों के लिए कपड़े बनाए हैं। मेरे दादा के अब्बा तो अंग्रेज़ों और उनकी मेमों के पसंदीदा ड्रेस बनाने वाले थे, और मेरे अब्बा ने तो भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से लेकर कई फिल्मी सितारों के कपड़े बनाए हैं। उसके बाद पुरखों की इस कलाकारी को मैं भी सीख गया हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि मैं आज के फैशन को बदल कर रख दूँ, तहलका मचा दूँ, और मैं ऐसा कर भी दूँगा। बहुत तजुर्बा है मुझे। होगा, लेकिन यहाँ एडमिशन लेने के लिए सर्टिफिकेट चाहिए, और सबसे ज़रूरी बात, यहाँ एडमिशन लेने के लिए चाहिए मोटी फीस। है तुम्हारे पास? ये सब तो नहीं है मेरे पास। तो फिर जाओ यहाँ से। वैसे मैंने अलग से एक बुटीक खोल रखा है। अगर तुम वहाँ मेरे लिए ड्रेस बनाने का काम करना चाहो तो मैं तुम्हें काम दे सकता हूँ। तुम मुझे अपने यहाँ दाखिला नहीं दे सकते, लेकिन अपने यहाँ काम दे सकते हो। तुम गद्दार हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ओह! आई बचाओ! अरे ये क्या कर रहा है? सर को छोड़। अरे कोई पुलिस को बुलवाओ, गिरफ्तार करवाओ इसको। आज के फैशन की वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हुई है। मैं आज के इस फैशन को बर्बाद कर दूंगा। आज के फैशन की ऊंचाइयों पर ले जाने वालों की भी कमी नहीं है। उन्हीं में से एक है नीतू। नीतू बेरी हिंदुस्तान की सबसे सफल फैशन डिज़ाइनर मेरी फास्ट फ्रेंड है। कल वो एक 5 स्टार होटल में अपना शो करने जा रही है, जिसके ये 2 स्पेशल वीआईपी पास उसने मुझे भेजे हैं। वैसे तो मेरे साथ उस शो में जाने के लिए कई लोग बेचैन हैं, लेकिन सिर्फ मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी। तुम चलोगे ना भारत? मैं वहाँ चलकर क्या करूँगा ज्योति? मुझे ऐसे शोज़ देखने का कोई शौक़ नहीं है। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती, तुम्हें कल मेरे साथ चलना ही होगा। चलो ठीक है, कल की कल देखेंगे। अभी मैं चलूँ? जाओ, लेकिन जाते आते एक बात का जवाब देते जाओ। अंधेरा होते ही तुम्हें क्या होने लगता है? तुम अपने घर की तरफ क्यों भागने लगते हो? क्या बात है इसमें? कोई खास बात नहीं, लेकिन बात है। क्या तुम मुझे ये बात समझा सकते हो? समझा तो सकता हूँ, लेकिन ना तो मेरे पास ये समझाने का टाइम है और ना ही तुम्हारे पास समझने का दिमाग। इसलिए तुम ये बात समझने का चक्कर छोड़ दो तो ही अच्छा है। अब उसे क्या बताऊं कि अंधेरा होते ही भारत का काम खत्म हो जाता है और उसका शुरू हो जाता है, जिसे सब कहते हैं तिरंगा। देशभक्त भारत देश के प्रति अपने कर्तव्य को निभाने निकल पड़ा था। वैसे कहीं तिरंगा की ज़रूरत भी थी। वह ओवरकोट वाला आदमी अचानक ही मेरी कार के आगे आ गया। मेरे हॉर्न बजाने के बावजूद भी सामने से हट नहीं रहा। मुझे उसके इरादे अच्छे नहीं लग रहे। मैं खड़ी नहीं रह सकती। गियर डला, कार एक झटके से आगे बढ़ी। जुम! इसी के साथ सामने खड़े उस शख्स की आंखों में शैतानी चमक भरती चली गई। अगले ही पल, ओ माय गॉड, उसने अपने हाथों से कार को रोक लिया। मुझे कार की स्पीड बढ़ानी होगी। कार की स्पीड बढ़ पाती उससे पहले ही कार के पहिए हवा में उड़ गए। कार की सवारी पके आम की तरह सड़क पर आ टपकी। और अब मरना होगा, तुझे मरना होगा। वह मर भी जाती अगर वह बचाने वाला नहीं आता। जिसके तन पर था तिरंगा, मन में था हर मजलूम देशवासी की रक्षा का जज्बा। बचाने वाला असाधारण था तो मारने वाला भी साधारण नहीं लगता था, ना अपनी हरकतों से, ना अपने शरीर से। आका! ओह, मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकता था कि लबादे के नीचे ये शख्स ऐसा निकलेगा, एकदम स्टील बॉडी। मेरा सोचना सही निकला। इसकी बॉडी स्टील जैसी ही है। उसका वार भी उसके शरीर जैसा ही था। धड़ाक! इसके एक ही वार ने मेरे दिमाग को घुमा दिया। दूसरा वार हुआ तो दिमाग के साथ सारा शरीर हिल जाएगा। धड़ाक! इसे तो जितनी जल्दी फंसा लिया जाए उतना ही अच्छा है। ओह, इसने तो मेरी स्टील नायरो रोप को कच्चे धागे की तरह तोड़ डाला। जितनी तेजी से उसने अपने आप को आज़ाद किया, उससे कहीं अधिक तेजी से वार किया। धड़ाक! उफ, इसकी टक्कर तो सांड की टक्कर से भी ज़्यादा खतरनाक है। एक बार फिर वो मुझे अपनी टक्कर जड़ने आ रहा है, लेकिन इस बार उसे टक्कर के लिए मेरा शरीर नहीं, लोहे का वो मजबूत खंभा मिलेगा जो इसके सिर में कई डेंट डाल देगा।
ओह नहीं, टेंट उसके शरीर में नहीं बल्कि खंबे में पड़ा है। यानी उसके शरीर पर चोट का असर ही नहीं हो रहा। ओह, गुस्से में आकर वो लोहे के खंबे को ही चबाने की कोशिश कर रहा है। हे मेरे भगवान, इसकी कोशिश तो सफल हो गई। खंबे के मोटे फौलाद को उसने मूली की तरह चबा डाला, और ऐसा उसने इसलिए किया क्योंकि वह खंबे को मेरे विरुद्ध हथियार के रूप में इस्तेमाल करना चाहता है। जब तक तिरंगा की समझ में ये बात आई तब तक देर हो चुकी थी। तिरंगा की जान पर बन आई थी, लेकिन लगता था हमलावर को तिरंगा की जान से कोई मतलब नहीं था। उसका शिकार तो दूसरा ही था। आह! और ये बात चकरगन्नी की तरह घूमते तिरंगा के दिमाग में तुरंत आ गई। वह उस युवती को मार डालेगा। अगर मुझे उसे बचाना है तो मुझे तुरंत ही संभलना होगा और उसे बचाने के लिए कुछ करना होगा। और इस समय करने के लिए सबसे अच्छा यही काम है कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे उसके हाथ में दबे लोहे के खंभे का संपर्क ऊपर मौजूद बिजली के तारों से हो जाए। बाकी सब अपने आप हो जाएगा। हुआ, और जो हुआ अच्छा ही हुआ। लेकिन शिकार बनने वाली उस युवती के लिए नहीं, उसके लिए जो बुरा ही हुआ, क्योंकि उसे मारने वाला उसे पुल से नीचे की तरफ उछाल चुका था। अब वह पुल के नीचे मौजूद कठोर सड़क की तरफ बढ़ रही थी। और उसके वहां तक पहुंचने का मतलब था मौत की बाहों में पहुंचना, और वह मौत उससे कुछ इंच की दूरी पर ही थी। लेकिन अचानक वह कुछ इंच की दूरी खत्म नहीं हुई, या यूं कहें कि तिरंगा ने उसे खत्म नहीं होने दिया। ओह, रोप के टूटे टुकड़ों को गांठ लगाकर उसे उछालने में मैंने एक क्षण भी गंवाया होता तो नीचे की सड़क से टकराकर उसका शरीर तरबूज की तरह फट गया होता। अब मैं देखता हूँ कि बिजली के करंट से बेहाल हो चुके उसकी हत्या करने आने वाले को, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। ओह, वह तो भाग निकला। मौके का सही फायदा उठाया उसने। लेकिन वह था कौन, और उसे इस युवती को मारने किसने भेजा था? मेरे इन सवालों का जवाब तो ये भी दे सकती है। मैं उसे नहीं जानती, और ना ये जानती हूँ कि वो मुझे क्यों मारना चाहता था। ओह, खैर छोड़ो। आप अपने बारे में बताएं, शायद आपके बारे में जानकर उसके बारे में जाना जा सके। आई एम नीतू बेरी। नीतू बेरी, मशहूर फैशन डिज़ाइनर नीतू बेरी? जी हाँ। आपकी पहचान से एक बात तो साफ़ हो गई कि उस हत्यारे को जिसने भी भेजा था वह आपका कल होने वाला फैशन शो रुकवाना चाहता है। एग्जैक्टली। लेकिन आप ये कैसे जानते हैं कि कल मेरा कोई शो होने वाला है? जब मैं ये जान सकता हूँ कि आप हिंदुस्तान की मशहूर फैशन डिज़ाइनर हैं, तो भला ये जानना क्या मुश्किल है कि कल शहर में आपका फ़ैशन शो होने वाला है? सही कहा आपने। वैसे मैं आपको बता दूं कि कल होने वाला शो मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वहाँ पर मुझे फ्रांस से बहुत बड़ा ऑर्डर मिलने वाला है। इस ऑर्डर से मुझे पैसा और शोहरत तो हासिल होगी, अपने देश का भी खूब नाम होगा। मैं दुआ करूँगा कि कल होने वाला आपका शो खूब सफल हो। थैंक यू तिरंगा। लेकिन सिर्फ दुआओं से काम नहीं चलेगा, आपको मेरे शो में आना भी होगा। मैं आने की कोशिश करूँगा। फ़िलहाल तो आप घर जाने की तैयारी कीजिए, पुलिस आपको सुरक्षित घर पहुँचाने के लिए आ गई है। नीतू बेरी फ़िलहाल सुरक्षित थी, लेकिन सुरक्षित रहने वाली नहीं थी, और इसका सबूत था कहीं उठने वाला वह तूफान। इस ड्रेस की वजह से तू बेमिसाल ताकत का मालिक बन गया था। इसकी वजह से चोट तुझ पर असर नहीं कर सकती थी, लेकिन फिर भी तू नीतू बेरी को जिंदा छोड़कर आ गया, सिर्फ इसलिए कि तिरंगा को सामने देखकर तेरे दिमाग में पकड़े जाने का डर घर कर गया था। तेरे इस डर की वजह से बहुत बड़ी चोट लगी है मुझे। तुझे इसकी सज़ा मिलेगी, और तुझे सज़ा देगी ये ड्रेस। नहीं! जैसे ही वह ड्रेस उसके ऊपर गिरी, वैसे ही वह ऐसे चीख पड़ा जैसे हलाल होते समय बकरा चीखता है। जल्दी उसकी चीख शांत हुई। उसकी ज़िंदगी के साथ नीतू बेरी बच चुकी है। अब कल उसका फैशन शो होगा, और उस शो के बाद सारी दुनिया में उसके फैशन का तहलका मच जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। फैशन का तहलका नहीं मचना चाहिए। फैशन को तो तबाह होना है मेरे हाथों। फैशन का तहलका मचाने की तैयारी तो हो चुकी थी। वाह, क्या डिज़ाइनिंग करती है नीतू बेरी। तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है भारत? लाजवाब, वाह, ज़ोरदार। अचानक वहाँ की जगह लोगों के मुंह से आह निकलने लगी, और जब आहें निकलने वाला आया तो कईयों के हलक से चीखें निकल पड़ी। फैशन को सजाने वालों, तुम मुझे फैशन को बर्बाद करने वाला कह सकते हो। विश्वास नहीं होता तो देखो। ओ नहीं, उसने नीतू बेरी के डिज़ाइन किए हुए कपड़ों में आग लगा दी। मामला गंभीर हो जाए उससे पहले मुझे कुछ करना होगा। तिरंगा बनकर मामला गंभीर से भी ज़्यादा गंभीर हो गया था। आजकल के फैशन जगत में तेरा बहुत नाम है नीतू बेरी, इसलिए पहले तुझे बर्बाद करता हूँ इस एसिड की धार से। खतरनाक तेजाब की मोटी धार नीतू बेरी के बदन को निशाना बनाकर चल पड़ी, लेकिन वहाँ तक पहुँच नहीं पाई। बीच में ढाल आ गई थी और आ गया था तिरंगा। तू यहाँ कैसे आ गया?
जैसे जहाँ तुम जैसे होते हैं वहाँ मुझे आना ही पड़ता है, तुम जैसों का भुर्ता बनाने के लिए। शुक्र है मैं सही समय पर पहुँचा। मेरा भुर्ता बनाने के लिए तू मेरे पास नहीं भटक पाएगा। मैं अपनी अनोखी ड्रेस की मदद से तुझे दूर से ही ख़त्म कर डालूंगी। ओह, उसकी ड्रेस सिर्फ तेज़ाबी नहीं, गोलियां और बारूद भी छोड़ रही है। छोड़ने दो। बूम चूम। कब तक छोड़ेगी? गोलियां और बारूद ऐसी चीज़ें अगर छूटती रहें तो जल्दी ख़त्म हो जाती हैं। हो गई। गोलियां और बारूद ख़त्म हो गए। अब मेरे लात और घूंसों की चलने की बारी है। ओह, इस पर तो मेरे वारों का कोई असर नहीं हो रहा। मेरी ड्रेस में यह भी खूबी है कि ये मेरे दुश्मन के वारों से मुझे बचाती है और पल भर में ही उसकी बारी को ख़त्म कर देती है। ड्रेस से निकले बिजली के तेज झटके ने तिरंगा के संपूर्ण अस्तित्व को हिला डाला और अब वह तेज करंट तिरंगा के अस्तित्व को ख़त्म करने के कगार पर था। आह! अगर मैंने तुरंत ही खुद को इस तेज करंट से नहीं बचाया तो मैं बचूंगा नहीं। आह! उसके करंट से बचाने वाली ये लकड़ी मुझे उस तक भी पहुंचाएगी और इस बार उस तक पहुंचकर मैं इस पर वार बाद में करूंगा। पहले उसके शरीर पर मौजूद उसकी ड्रेस को फाड़ूंगा जो इसे बचा भी रही है और वार भी कर रही है। चार! तिरंगा ने जल्दी उसकी ड्रेस के चीथड़े उड़ा दिए और अब था तिरंगा के कुछ ही वारों ने उसे धूल चटा दी। अभी कुछ देर पहले तो ये कईयों पर भारी पड़ रहा था। इसकी इस बेमिसाल ताकत का क्या राज था? इसकी ड्रेस। क्या इस ड्रेस की वजह से इसमें इतनी ज़बरदस्त ताकत आई हुई थी? हाँ, हालांकि ये बात अविश्वसनीय ज़रूर है लेकिन सच्चाई यही है और मुझे इस सच्चाई की तह तक पहुंचना है। तभी मैं ये जान पाऊंगा कि आखिर नीतू बेरी की हत्या कौन करवाना चाहता है और क्यों। कैसे पहुंचोगे? है एक रास्ता, अभी बहुत ही धुंधला सा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मैं अपनी जांच से उसे साफ़ कर लूँगा और उसके लिए मुझे सबसे पहले इस ड्रेस की जांच करवानी होगी। ड्रेस की जांच उछाल देने वाली थी। केमिकल रिसर्च सेंटर। ये बहुत ही अजीबोगरीब ड्रेस है तिरंगा, लेकिन तुम इसकी विशेषता तभी समझ पाओगे जब इसके टेलीस्कोपिक शॉट को देख पाओगे। ये देखो, इस ड्रेस के नीचे एक ऐसी बहुत ही पतली और नुकीली सुइयाँ फिट है जो अत्यंत उत्तेजक और विशेष प्रकार के केमिकलों से बुझी हुई हैं। जब कोई आदमी इस ड्रेस को पहनता है तो ये पतली सुइयाँ उसके मांस में धंस जाती हैं, जिससे उन सुइयों पर लगे केमिकल आदमी के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और उनमें अनोखी शक्ति का संचार कर देते हैं। जैसे ही ये सुइयाँ आदमी के मांस से बाहर आती हैं वैसे ही वह फिर से सामान्य हो जाता है। ओह, ये तो बहुत ही ज़बरदस्त तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। यस, और हैरानी की बात यह है कि ऐसा सिर्फ एक फैशन डिज़ाइनर को मारने के लिए किया गया। मेरे ख्याल से ये सिर्फ नीतू बेरी को ही ख़त्म करने के लिए नहीं हो रहा। ऐसा करने वाले के सिर पर आज के फैशन को ही ख़त्म करने का जुनून सवार है और वो कौन है मुझे ये जानना है। वह कोई ऐसा आदमी होना चाहिए जिसे फैशन की दुनिया ने गहरी चोट दी है, लेकिन वो मुझे मिलेगा कहाँ पर? म, मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूँ, उसका नाम तुर्रम खां है। वह कुछ दिनों पहले मेरे पास आया था। उसने मुझे आज के फैशन को तबाह करने की धमकी दी थी, तो मैंने उसे पुलिस के हवाले कर दिया था। इसका मतलब तो वह पुलिस की कस्टडी में होना चाहिए। नहीं है, हमने उसे बंद ज़रूर किया था, लेकिन उसकी पागलों ऐसी हरकतें देखकर हम उसकी तरफ से लापरवाह हो गए। हमारी उसी लापरवाही का फ़ायदा उठाकर वह भाग निकला। हमने उसके भाग निकलने का ज़्यादा शोर इसलिए नहीं मचाया क्योंकि उसमें हमारी ही बदनामी होती। पागल नहीं, शातिर अपराधी था और वह आज सिर्फ तुम्हारी वजह से कानून के शिकंजे से बाहर रहकर कानून से खिलवाड़ कर रहा है। ये बात जल्दी कमिश्नर साहब को पता चलेगी। लेकिन तिरंगा सुनो तो, तिरंगे के बाद रुकने का समय कहाँ था? तो तुर्रम खान वो अपराधी हो सकता है जो नीतू बेरी के साथ साथ आज के फैशन को भी तबाह करना चाहता है, क्योंकि दोनों हमलावरों ने जो ड्रेसें पहन रखी थी वे ड्रेस डिज़ाइनिंग की उस कला से निर्मित थी जिसे कोई तुर्रम खां जैसा ही कारीगर बना सकता है। मुझे जल्द ही जल्द उस तक पहुंचना होगा। उम्मीद है यह काम ज़्यादा मुश्किल साबित नहीं होगा। तिरंगा जिस तक पहुंचने की फिराक में था वह तिरंगा के आगमन से बेखबर नहीं था। तो तिरंगा ने मुझ तक पहुंचने की मुहिम छेड़ दी है। नहीं पहुंच पाएगा। मुझ तक पहुंचने से पहले ही दोजख में पहुंच जाएगा। तिरंगा। चांदनी चौक के कूचा बैरम खां में मौजूद पुरानी हवेली नुमा यह मकान तुर्रम खां का पुश्तैनी निवास है। ये पता करने के बाद मैं यहाँ तो आ गया हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुर्रम खां मुझे यहाँ मिलेगा, क्योंकि इतनी बड़ी वारदातें करने के बाद वह वहाँ होने की बेवकूफ़ी हरगिज़ नहीं कर सकता। खैर, वह यहाँ नहीं मिलेगा तो क्या हुआ, यहाँ से उस तक पहुँचने का कोई सुराग तो मिलेगा। अरे, यहाँ तो कोई है। तुर्रम खां। आवाज़ ने तुर्रम खां को सिर उठाने के लिए मजबूर किया। तुम्हारे बॉस ने तुम्हें बड़ी ही अजीब ड्रेस बनाकर यहाँ भेजा है। खैर, मुझे तुम्हारी ड्रेस से क्या, मैंने ड्रेस तैयार कर दी है। मेरे मेहनताने के जहाँ 500 रुपये निकालो और अपनी ड्रेस लेकर चलते बनो। बॉस, ड्रेस 500 रुपये? ओह, फड़ाम! ओह! पीछे से गूंजी तेज आवाज़ ने तिरंगा की तंद्रा को भंग किया।
तिरंगा तेजी से पीछे घूमा तो पहले उसे सामने दीवार नजर आई और फिर नजर आया वह जिसने दीवार को तिरंगा के सामने से हटा दिया था, अपने एक ही प्रचंड वार से। फड़ाक! ओह! और पलक झपकने से पहले ही उसने वैसा ही एक प्रचंड वार तिरंगा पर भी कर दिया था। धड़ाक! उफ! तिरंगा ने तुरंत ही खुद को संभाला क्योंकि वह समझ चुका था कि उसकी हड्डियों का बाजा बच जाएगा। ड्रेस से ढकी एक और मुसीबत, पहले वाली मुसीबतों से ज़्यादा खतरनाक। ओह! बहुत ही ज़्यादा खतरनाक। और मुझे नहीं लगता कि इस बार उसकी ड्रेस फाड़ी जा सकती है क्योंकि खच! इस बार इसे पूरी तैयारी के साथ भेजा गया है। मेरा शक सही निकला। मेरी ढाल की तेज़ धार भी इसकी ड्रेस को फाड़ नहीं पा रही और ना मेरे प्रचंड वार इस पर असर कर रहे हैं। इसके होश ठिकाने लगाने के लिए तो कुछ और सोचना होगा। वह जर्जर दीवार ठीक रहेगी जिसके पास वह खड़ा है। तिरंगा के हाथ से छूटी ढाल ने कई सौ साल पुरानी उस दीवार के अस्तित्व को हिला डाला। फड़ाक! दूसरे ही क्षण वह दीवार भरभरा कर उस मुसीबत पर आ गिरी। दीवार के मलबे ने उसे अपने नीचे दबा लिया, लेकिन क्या वह मलबा उसे दबाए रख पाएगा? शायद नहीं। या! उफ! इसे मलबे के नीचे दबाकर शांत करने का आइडिया फेल हो गया, तो कुछ और सोचना होगा। धड़ाक! इसके शरीर उफ! जब तक इसके शरीर पर इसकी अनोखी ड्रेस मौजूद है तब तक कुछ भी सोचना बेकार है। और इसकी ड्रेस उसके शरीर पर हमेशा रहेगी क्योंकि ना तो वह फट सकती है और ना उसके शरीर से उतर सकती है, क्योंकि वह उसके शरीर से ठीक वैसे ही चिपकी हुई है जैसे नागराज के शरीर से उसकी ड्रेस चिपकी रहती है। मेरे ख्याल से मैं गलत सोच रहा हूँ। नागराज के शरीर पर जो है वह उसकी ड्रेस नहीं बल्कि उसकी खाल है जिसे उतारा पहना नहीं जा सकता, जबकि इसके शरीर से जो चिपकी है वह ऐसी ड्रेस है जिसे जब चाहे पहना और उतारा जा सकता है। यानी मुझे इस ड्रेस को फाड़ने की नहीं, उतारने की सोचनी है। और स्किन टाइट बिना जोड़ की इस ड्रेस को इसके शरीर से उतारने का मुझे एक रास्ता सुझाई दे रहा है। मिट्टी की इस हांडी के रूप में जिसमें वह सरसों का तेल भरा हुआ है जिसे तुर्रम खां दिए में जलाता है। मुझे इस सारे तेल को इसके शरीर पर गिराना है ताकि वह इसके बदन पर मौजूद ड्रेस के किनारों में घुसकर ड्रेस में चला जाए। तेल तो वहाँ जा रहा है जहाँ मैं उसे पहुँचाना चाहता था। अब मुझे अपनी जान पर खेलकर करना है सबसे ज़रूरी काम, इसे नीचे गिराने का और इसके पैरों से इसकी ड्रेस को खींचने का, क्योंकि यह पैरों की तरफ से ही खींचने से उतरेगी। सरसों के तेल की चिकनाहट की वजह से ड्रेस एक झटके में ही तिरंगा के हाथ में आ गई। अब हाँ तो नंगे भैया, अब बता तेरा क्या करूँ? तुझे मारूँ या छोड़ दूँ? चल, ना मारता हूँ ना छोड़ता हूँ, तुझे बेहोश कर देता हूँ। धड़ाम! ड्रेस के बिना वह तिरंगा का एक पंच भी नहीं सह पाया और उसे बेहोश करके तिरंगा जैसे ही तुर्रम खां की तरफ पलटा। मैं तुम्हें पहचान गया, तो तुम तिरंगा हो। अब तुम मुझे मारोगे। आया तो मैं यहाँ इसी काम के लिए था, लेकिन अब मैंने अपना इरादा बदल दिया है। अब मैं तुमसे सिर्फ एक सवाल पूछूंगा, तुमसे ड्रेस कौन बनवाता है? मुझे नहीं पता। आज के फैशन की अंधाधुंध दौड़ में जब किसी ने मेरी पुश्तैनी कला की कोई इज्जत नहीं की तो मैंने उसे कौड़ियों के मोल बेचना शुरू कर दिया। ऐसे में मैं ये नहीं देखता कि ख़रीदार कौन है। ओह, इसलिए जब मैं यहाँ आया तो तुमने मुझे ख़रीदार का आदमी समझा। लेकिन तुम यहाँ आए क्यों थे? इसकी लंबी कहानी है। संक्षेप में इतना समझ लो कि तुम्हारी बनाई ड्रेसों के बल पर कोई बहुत बड़ा खेल खेल रहा है और निशाना तुम्हें बनाया जा रहा है। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक तो इस हमलावर का संबंध तुर्रम खां से नहीं है और दूसरा तुर्रम खां जैसा जो शख्स थोड़े से रुपयों के लिए अपनी बनाई ड्रेसों को बेच सकता है वह अपराधी हरगिज़ नहीं हो सकता, क्योंकि अपराधी द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली ड्रेसों में केमिकल और आधुनिक पद्धति से लगाई जाने वाली सुइयों को वही लगवा सकता है जो लाखों में खेलता हो। वह कौन है और क्या वह यह सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि वह फैशन डिज़ाइनर नीतू बेरी की हत्या करना चाहता है? नहीं, यहाँ मुझ पर होने वाला हमला बता रहा है मामला सीधा नहीं है, उसमें कोई राज छुपा हुआ है, कोई बहुत ही गहरा राज, और मुझे इस राज की तह तक पहुँचना है और वहाँ पहुँचने में ये शायद मेरी मदद कर सके। नहीं, इस मामले में फ़िलहाल तो ये तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता तिरंगा, क्योंकि पिछले हमलावर की तरह इसका भी दिलो दिमाग सुन्न होकर रह गया है और ऐसा हुआ है ताकत बढ़ाने वाले उन केमिकलों की वजह से जो इनकी ड्रेसों में लगी सुइयों के जरिए इनके शरीर में पहुँचे। इनके दिलो दिमाग से जब उन केमिकलों का असर ख़त्म होगा तभी कुछ हो सकता है और उस असर को ख़त्म होने में काफ़ी समय लग सकता है। यानी मुझे मुख्य अपराधी तक पहुंचने के लिए कोई दूसरा रास्ता खोजना होगा। लेकिन कैसे? तिरंगा अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए दिमाग लगा रहा था, पर कुछ को अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वे अपनी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता जानते हैं और उस रास्ते पर मौजूद रुकावटों को कैसे दूर किया जाता है ये खूब जानते हैं। उफ! ओह, एक और ड्रेस किलर, ये भी नीतू बेरी को मारने आया। हमला करो इस मंजिल सामने थी, फैशन डिज़ाइनर नीतू बेरी के रूप में। नहीं, मेरे पास मत आओ। मौत को अपने पास आने से कोई नहीं रोक पाया, तो कैसे रोक पाएगी? नहीं, मैं मरना नहीं चाहती। कोई मरना नहीं चाहता, लेकिन इस तरह भागकर कोई मौत से बच भी नहीं सकता। खच!
मौत ने नीतू बेरू को अपनी आगोश में ले लिया था। ऐसे में उसके प्राण पखेरु उड़ने ही थे, उसके शरीर को बेजान होना ही था। दैनिक पॉइंट ऑफ दिल्ली। मशहूर फैशन डिज़ाइनर नीतू बेरी की हत्या। शांति क्राइम कवरेज। आखिर ड्रेस किलर नीतू बेरू को मारने में सफल हुआ। विस्फोटक खबर थी वह उन सबके लिए जो नीतू बेरी के शुभचिंतक थे। उफ, ये क्या हुआ? जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ। और वो जो नीतू बेरी के दुश्मन थे, आखिर नीतू बेरी मारी गई। मरना ही था उसे, क्योंकि अगर वो नहीं मरती तो उसे फ्रांस में अपनी डिज़ाइन की गई ड्रेसों की कंसाइनमेंट भेजने का मौका मिल जाता, जबकि ये मौका मुझे चाहिए था। नीतू बेरू की मौत के बाद ये मौका मुझे मिल गया। लेकिन बॉस, एक बात समझ में नहीं आई, नीतू बेरी के मारने वाला ड्रेस किलर तो हमने भेजा ही नहीं था। नहीं भेजा था तो क्या हुआ? वह मरी तो मेरा काम तो नीतू बेरी के मरने से ही हल हो गया? नहीं हुआ, क्योंकि मैं अभी ज़िंदा हूँ। तो जिंदा है? ये नहीं हो सकता। हम सबने अखबार में तेरी लाश की फ़ोटो देखी है, तेरे मरने की खबर पड़ी है। उससे क्या होता है? क्या लाश बनकर फ़ोटो नहीं खिंचवाई जा सकती? क्या मरने की झूठी खबर नहीं उड़ाई जा सकती? तिरंगा, तू यहाँ कैसे? तो उस तक पहुँचने के लिए सारा खेल मेरा ही रचा हुआ था। जब मुझे किसी भी तरह तुझ तक पहुँचने का रास्ता नहीं मिला तो मैंने तुझ तक पहुँचने के लिए तेरे मकसद को पूरा करने का फ़ैसला कर लिया। और इसके लिए मैंने नीतू बेरी और पुलिस के साथ मिलकर एक प्लान बनाया, जिसके मुताबिक मैंने ड्रेस किलर बनकर नीतू बेरी की हत्या कर दी और ये खबर अखबारों में छपवा दी। मैं जानता था कि इस खबर को सुनकर तू बहुत खुश होगा। नीतू बेरी की मदद से मैं पहले ही इस बात पर नज़र रखे हुए था कि आखिर फैशन बिजनेस से जुड़े किस शख्स को नीतू बेरी की मौत से सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। वो तुम निकले। तुम यानी फैशन इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर संदीप चोपड़ा। ओ नो सर, आप इस नकाब के पीछे आप निकलोगे, मुझे यकीन नहीं हो रहा। लेकिन मैं इस बात को पहले ही जान गया था, क्योंकि जब मैं अपराधी तक पहुंचने के सिलसिले में संदीप चोपड़ा से मिला था तो उसने छूटते ही अपराधी के रूप में तुर्रम खां का नाम बता दिया था, जहां इसने अपना ड्रेस किलर भेजकर मुझ पर हमला करवाया। ये सब आपने क्यों किया सर? इसका जवाब भी मैं ही देता हूँ। असल में तुम्हारी जगह अपनी ड्रेस कंसाइनमेंट को फ्रांस भेजना चाहते थे, और ऐसा तब तक नहीं हो सकता था जब तक तुम रास्ते से नहीं हट जाती। और जानती हो इनकी ड्रेस कंसाइनमेंट में कपड़ों के साथ फ्रांस क्या जाने वाला था? रक्षा विभाग से उड़ाए गए हमारे देश के वे महत्वपूर्ण राज्य जिसके बल पर हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्था को चुटकियों में ध्वस्त किया जा सकता है। देखो, उन सीक्रेट फाइल के पन्नों को बड़ी सफाई से फ्रांस जाने वाली ड्रेसों में सिल दिया जाता है। ओ माय गॉड! चूँकि अत्यधिक चौकसी के कारण किसी दूसरे तरीके से इन सीक्रेट्स को देश से बाहर नहीं ले जाया जा सकता था, इसलिए तुम्हारे सर ने इन्हें बाहर भेजने का ये नायाब तरीका ढूंढ निकाला। और यह तरीका सफल भी हो जाता अगर मैंने तुम्हारे मारे जाने की योजना बनाकर इसे तुम्हारी तरफ से निश्चित करके इसे गोदाम में रखी इन ड्रेसों की छानबीन बारीकी से नहीं की होती। तो ओह, चाल तूने बहुत अच्छी चली तिरंगा, लेकिन अफसोस मुझे पासे पलटने आते हैं। ना ना ना, आगे मत बढ़ियो, नहीं तो इसकी मौत का जिम्मेदार तू होगा। ओह! संदीप चोपड़ा की धमकी ने तिरंगा के पैरों को फर्श से चिपका दिया। अगले ही पल संदीप चोपड़ा के हाथों से उछला एक कपड़ा तिरंगा के शरीर से चिपक गया। तू बहुत कुछ जान गया है तिरंगा, इसलिए तेरा मरना बहुत ज़रूरी है, और तुझे मारेगा खास ड्रेस के लिए तैयार किया गया ये खास कपड़ा। यह इंसानी शरीर से चिपकने के बाद तब तक नहीं छूटता जब तक इस कपड़े में लगी छोटी छोटी जहरीली सुइयाँ इंसान को तड़पा तड़पा कर नहीं मार डालती। संदीप चोपड़ा की बात खत्म होने के साथ ही तिरंगा के शरीर में तड़पन शुरू हो गई। ओह! छिपकली की कटी पूंछ की तरह तड़पता तिरंगा नीचे आ गिरा। तिरंगा के शरीर से चिपका कपड़ा उसे मौत के मुंह में ले जा रहा है। आओ, हम अपनी अरबों रुपए की ड्रेस कंसाइनमेंट लेकर फ्रांस रवाना होते हैं। मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। चलना तो तुझे पड़ेगा बेबी, क्योंकि तू हमारी यहाँ से निकलने की गारंटी है। था जब लड़की साथ नहीं जा रही तो क्यों उसके पीछे पड़े हो? धड़ाक! ओ तिरंगा, तू बच गया। ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? जब बचाने वाली तेरी ही ड्रेस हो तो क्यों नहीं हो सकता? ये देख, तेरी ही बनाई वो ड्रेस स्किन टाइट ड्रेस है जिसे मैंने तेरे ही ड्रेस कलर के शरीर से उतारा था। मैं इसे अपनी ड्रेस के नीचे इसलिए पहन कर आया था क्योंकि मुझे पहले से ही ऐसे किसी खतरे का अंदेशा था। इसकी वजह से उस कपड़े की जहरीली सुइयाँ मेरे शरीर तक नहीं पहुँच पाई। वह तड़पने का नाटक तो मैंने तुझे अपनी तरफ से बेफिक्र करने के लिए किया था। आखिर उस ड्रेस ने अपना काम कर दिया, मुझे बचाने का और तुझ जैसे देश के दुश्मन को जेल पहुँचाने का। था और वहाँ तू अकेला नहीं अपने इन साथियों के साथ जाएगा। था जल्दी तिरंगा ने सभी को बेहोशी की नींद में सुला दिया।
जो जेल की सलाखों के पीछे ही टूटनी थी। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा तिरंगा कि मैं तुम्हारा एहसान कैसे उतारूं। मेरे साथ चलो, बताता हूँ जल्दी ही। तर्रम खां जैसे नायाब ड्रेस डिज़ाइनर को अपने साथ फैशन डिज़ाइनिंग करने का चांस देकर तुम मेरे एहसान को चुका सकती हो। वाओ, मुझे तो खुद ऐसे ग्रेट फैशन डिज़ाइनर की तलाश थी। आज से तर्रम खां जी मेरी हर ड्रेस कंसाइनमेंट में 50-50 के पार्टनर होंगे। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं तिरंगा सीरीज़ के अगले कॉमिक विशेषांक तिरंगा जला दूंगी मैं। तब तक के लिए धन्यवाद।